दलित दस्तक के सभी दर्शकों को जय भीम। आज एक रिपोर्ट आई है अमेरिका से जिसकी चर्चा पूरे दिन बनी रही। राजनीतिक हलकों में अमन पसंद लोगों में लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं यह भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक, एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस ने वो रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लोगों की स्वतंत्रता पहले से कुछ कम हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एक स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश में बदल गया है और यह जो टिप्पणी है यह बहुत बड़ी टिप्पणी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डेमोक्रेसी अंडर सीज नाम की एक रिपोर्ट है, शीर्षक है उसका। इसमें भारत को 100 में से 67 नंबर दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार में मानवाधिकार संगठनों में दबाव बढ़ा है, लेखकों और पत्रकारों को डराया जा रहा है, कट्टरपंथ से प्रभावित होकर हमले किए जा रहे हैं जिनमें लिंचिंग भी शामिल है और इसका निशाना मुस्लिम समाज बन रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी। उर्मिलेश सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद अशोक जी। जी सर, कितना बड़ा झटका है ये इस रिपोर्ट के आने के बाद, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इन्होंने जो फ्रीडम हाउस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें बताया है कि पिछले वर्ष जब ये इंडेक्स जारी किया गया था तो इंडिया जो है वो 67 पर था, यानी 100 में 67 पोजीशन थी उसकी, लेकिन इस वर्ष वो 71वें पोजीशन पर आ गया। तो अगर आप देखें 2014 के बाद से ही तो जो रिपोर्ट डेमोक्रेसी की जितनी रिपोर्ट आई है, न केवल फ्रीडम हाउस की, दूसरे जो दुनिया के मुल्क, दूसरे जो और थिंक टैंक हैं या बहुत सारे और जो इस तरह का इंडेक्स जारी करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो मीडिया फ्रीडम को लेकर, फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर या दूसरे और इसी तरह की चीजों को लेकर जितने इंडेक्स जारी हुए हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि 2014 के बाद ग्राफ लगातार खराब हुआ है, लगातार इंडिया की पोजीशन बहुत ज्यादा डिटोरिएट की है। तो 67 से 71 पर आना इस बार, और इसमें इस जो इम्प्लीकेशन इसका है, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया अब जो है एक फ्री कंट्री, यानी एक 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 स्वतंत्र मुल्क के बजाय एक आंशिक रूप से स्वतंत्र मुल्क की तरह के रूप में तब्दील हो गया है। बहुत गंभीर टिप्पणी है सर ये। बहुत गंभीर टिप्पणी है, लेकिन हमारा अशोक जी ये कहना है कि जो अमेरिकी थिंक टैंक होते हैं या पश्चिम के जितने भी बड़े थिंक टैंक होते हैं, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है। चाहे वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से जुड़े हों या गवर्नमेंट से जुड़े हों, गवर्नमेंट फंडेड हों, वो अपने लिहाज से चीजों को देखते हैं। हमारा ये कहना है कि भारत में जो उत्पीड़ित समाज है, जिसको दलित समाज कहा जाता है आमतौर पे कॉमन भाषा में, जिसको ट्राइबल समाज कहा जाता है, जिसको शूद्र समाज कहा जाता है, और शूद्रों में भी जो बहुत कमजोर वर्ग के लोग हैं, अगर उनकी स्थिति देखिए तो भारत में 80% में तकरीबन 55-60% ऐसे लोग हैं भारत में जिनके लिए यह देश स्वतंत्र एक देश की तरह, एक लोकतांत्रिक देश की तरह कभी नहीं रहा है। यानी वो अपनी आजादी का एहसास नहीं करते रहे हैं इवन 1947 के बाद से। तो ये जो थिंक टैंक हैं जो रिपोर्ट अपनी पेश करते हैं, दरअसल ये मध्य वर्ग जो इंडिया का है, मिडिल क्लास इसे कहते हैं, और उसमें भी जो अपर स्टेटा से आता है, दरअसल उसके मनोभावों या उसके जीवन में, उसके सोच में, उसके रहन सहन में, उसके पॉलिटिकल बिहेवियर में जो चेंजेस या जो बाधाएं आती हैं, उसके अनुसार ये एक तरह का आंकड़ा पेश करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत का मिडिल क्लास, अगर भारत का बोलता हुआ समाज, सबसे मुखर समाज, जिसको उत्पीड़ित समाज नहीं कहा जाता रहा है, अगर वो भी इस कदर प्रभावित हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जो उत्पीड़ित समाज है उसकी दुर्दशा कितनी होगी। और मजे की बात है कि इस रिपोर्ट में जो ब्यौरे दिए गए हैं उसमें लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन के दृश्यों को लेकर उस पर जो टिप्पणियां हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी 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 जी। और सर, जो आपने SC ST और कमजोर तबकों की बात करी, तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात उन्होंने कही ज़रूर है, लेकिन हमारा ये कहना यहीं पर मैं थोड़ा जो अमेरिकन थिंक टैंक्स होते हैं या जी, पश्चिम के जितने थिंक टैंक होते हैं, उनके उनके अ, उनकी पूरी थीसिस से मैं थोड़ा-सा इसीलिए डिफर करता हूँ कि अब देखिए, ये बात सही है, जो अच्छी बात है, जो उन्होंने कही है, हम उनको वेलकम करते हैं, अच्छा हुँ, कहते हैं। हुँ, लेकिन आज भी जो ज़्यादातर अमेरिकन थिंक टैंक हैं, यहाँ तक कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन प्रशासन है, जी, वो ट्रंप प्रशासन की ही तरह भारत में जो 3 कृषि कानून हैं, हुँ, जिनको लेकर इतना किसान आंदोलित है, उनको वो इंडोर्स करते हैं, हुँ, उनको वो सही मानते हैं। हुँ, लेकिन वो किसानों पर, मजदूरों पर जो दमन है, उनकी जो हालात जो बदले हैं, खराब हुए हैं, मानवाधिकार की बात वो बहुत करते हैं। जी, लेकिन असल जो मानवाधिकार भारत की अवाम के उत्पीड़ित तबके का है, उस पर वो कम जाते हैं। जैसे कम हमारा कहना है कि जो 3 कृषि कानून है, उस पर उनका जो व्यू है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन उनकी 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 सोच और उनके परसेप्शन में होता है, क्योंकि वो भारत के बारे में जब कहते हैं भारतीय समाज, तो उनको लगता है कि भारतीय समाज यूरोपियन समाज की तरह हुँ, एक ऐसा समाज है जिसमें सब कुछ ठीक-ठाक है। हुँ, भारत का समाज यूरोपियन समाज की तरह नहीं है, अमेरिकन हुँ, समाज की तरह भी नहीं है। हालाँकि अमेरिकी समाज भी यूरोपियन समाज की तरह नहीं है। अमेरिकी समाज बहुत ही जी, अंदर से बहुत ही विकृत है, बहुत ही उसकी भी जटिलताएँ हैं। हुँ, वहाँ भी जो जो अमेरिकन्स हैं, जो वो अलग-अलग श्रेणियाँ हैं उनकी, और तरह-तरह का उत्पीड़न उन पर भी है। लेकिन हमारा बस एक लाइन में अगर मैं इसको सम अप करूँ, इसकी जी, समीक्षा करूँ, तो हमारा कहना है कि इस तरह की रिपोर्ट को हम सही मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इससे इस तरह के रिपोर्ट जारी करने वालों से और ज्यादा हम अपेक्षा करते हैं कि जी, भारत के समाजों का ज्यादा वो गंभीर अध्ययन जी, करें जी। और तब देखें कि क्या हालात हैं। जी। अच्छा सर आपने कहा कि तमाम रिपोर्टें आई हैं 2014 के बाद से ही जिसमें सवाल उठाए गए हैं सरकार पे और जो व्यवस्था है यहाँ की उसमें। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा? वैश्विक रूप से भारत पे सवाल उठेंगे, दबाव बढ़ेगा या फिर ये भी आई गई रिपोर्ट जैसी हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जैसे आपने ये देखा, ये रिपोर्ट आई है। इसके जी, पहले आपको याद होगा कि प्रेस फ्रीडम को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, जो हर साल आती है, और उसको दुनिया की एक बहुत मशहूर थिंक टैंक है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। हुँ, जैसे इस थिंक टैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में है, हुँ, लेकिन उसका थिंक टैंक जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। हुँ, और वो जारी करते हैं एक रिपोर्ट, हर वर्ष जारी करते हैं। हुँ, और आमतौर पे उनकी रिपोर्ट भी बहुत ऑब्जेक्टिव, बल्कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव मानी जाती है। जी, और उसको वो केवल मीडिया के बारे में, प्रेस के बारे में, अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में वो स्टडी करते हैं, और दुनिया के तमाम मुल्कों में लोगों को नियुक्त करके या उनको स्पॉन्सर करके वो इस तरह की स्टडी कराते हैं। उसमें पाया कि इस बार भारत का जो फ्रीडम इंडेक्स है, वो हुँ, 180 मुल्कों में 142वें स्थान पर है। जी, अब हम कितना गिरेंगे? हो सकता है कि अगली बार हम 144 हो जाएं, 148 हो जाएं, क्या ठिकाना। बट हमारी स्थिति यह है कि हमसे नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका की स्थिति बेहतर है। जी, हमसे यहां तक कि कुछ सब सहारन कंट्रीज हैं, उसके आसपास भारत की स्थिति है। जी, तो आपका जो मूल सवाल था कि क्या इस पर एक इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा, मैं समझता हूं कि इस रिपोर्ट से या पहले की पीजी रिपोर्ट्स हैं, उससे भारत की जो वैश्विक छवि है, जी, वो वाकई खराब हुई है। और हुँ, इससे भारत के जो रूलर्स आज हैं, जो भारत के शासक आज हैं, उनकी जो वैश्विक छवि है, आप देखेंगे बहुत डाउनफॉल हुआ है। हुँ, पहले जिस तरह नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया भर में घूम घूम कर और बहुत सारी बातें करते थे, हर 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 मुल्क के शासकों से बहुत ही गले मिलते थे, और उससे एक माहौल बना था उनके पक्ष में। जी, मैं समझता हूं कि मोदी जी भारत में अपने को जितना भी लोकप्रिय उनकी पार्टी बताए, जी, लेकिन वैश्विक स्तर पर सरकार की इमेज निश्चित रूप से खराब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे चतुर, हुँ, सबसे स्मार्ट, सबसे ऑर्गेनाइज्ड और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली पार्टी है। हुँ, और वो अच्छी तरह जानती है कि ये रिपोर्ट आती है, मध्य वर्ग में डिस्कस की जाती हैं, और हुँ, इसका आम जनता पर उतना असर नहीं पड़ता। तो वो आम जनता में कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो छोटी बजोरी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको, उनके नेताओं को बैठा दे रहे हैं, बिल्कुल वो कुछ काम न कर पाए। और वो लगातार पेनिट्रेट कर रहे हैं नीचे तक, ताकि वो कैसे मोबिलाइज कर सकें और अपने हिंदुत्व राजनीति का
वो निचले तबकों तक भी कैसे प्रसार और प्रचार कर सके, तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। तो सर क्या ये माना जाए कि इस तरीके की जो रिपोर्ट आती है, हम आप डिस्कस कर रहे हैं, तमाम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, इसको ट्विटर पे सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब यह थ्योरी जान गई है कि इस तरह की रिपोर्ट और इस तरह की रिपोर्ट पे जो डिस्कशन होता है बहुत कम लोगों के बीच में होता है, 2-4% जो लोग हैं, बाकी वो 95% के चक्कर में लगी है और वो बहुत इसको महत्व नहीं देती है। शायद तभी तमाम रिपोर्टों के बावजूद भी ना पत्रकारों पे हमले रुके हैं, ना मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले रुके हैं। अब जो भी सरकार के खिलाफ वो बोल रहा है, उसको तो कहीं न कहीं से सरकार पकड़ ही ले रही है। यही वजह है क्या? अशोक जी, आपने बिल्कुल मर्म पकड़ लिया। भारतीय समाज और भारतीय जो राजनीतिक जो प्रणाली है, इनके जो इनके जो जटिल रिश्ते हैं, उनको आपने समझ लिया। देखिए, मेरा ये कहना है कि हमारे देश के बौद्धिक लोग बहुत खुश होते हैं जब इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन मैं बार-बार कहता हूं कि इनसे कुछ नहीं होता है ज्यादा, इनसे मध्य वर्ग प्रभावित होता है जो ऑलरेडी प्रभावित है। यानी कहने का मतलब कि जो खेमा मौजूदा शासन से नाराज है, जो उसका आलोचक है, वो अपनी आलोचना को इंडोर्स करता है कि देखिए, विदेशी भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि विदेशी क्या कहेंगे, विदेशियों से ज्यादा तो हम ज्यादा देख रहे हैं, हम ज्यादा खुराफातें देख रहे हैं शासन की क्या क्या। जहां प्रदेशों में प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के बड़े नेता क्या क्या बोलते हैं, जो कहीं से भी संविधान लोकतंत्र की मर्यादा का कोई मतलब ही नहीं उसका है। लेकिन क्या हो रहा है जनता में? जनता की स्थिति यह है कि जनता का एक तबका जो सामाजिक आर्थिक रूप से बेहाल है, बदहाल है, वो भी इसको लेकर के एक तरह से एंजॉय करता है। कई बार, मैं बार बार नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो, जैसे हमने देखा है कि हमने बहुत सारे पिछड़े इलाकों में देखा, जब मैं रिपोर्टिंग करता था, कि पिछड़े वर्ग के लोग या उत्पीड़ित समाजों से भी आए हुए लोग, जो कोई आपराधिक प्रवृत्ति का कोई आदमी हो जाता था उनके बीच से, खासकर ओबीसी में ऐसा मैंने कई देखा है। तो लोग अपने अपनी जातियों के इस तरह के जो तत्व थे, उनको अपने 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 सम्मान का एक ध्वज बना लेते थे। लगता था कि अरे वाह, हमारा आदमी है। तो भारतीय समाज जो है, इसको जो विदेशी थिंक टैंक है वो नहीं समझ पाते कि एक फ्यूडो कैपिटलिस्ट सोसाइटी हमारी है। हम न तो पूंजीवादी हो पाए हैं ठीक से, और बगैर पूंजीवादी समाज हुए बगैर लोकतांत्रिक चेतना आती नहीं है। तो हम सामंती समाज आधा से ज्यादा हैं, बल्कि हमारा पूंजीवाद भी सामंती पूंजीवाद है। तो ऐसी स्थिति में भारत को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम इस बात को माने कि जो जब तक आप उत्पीड़ित समाजों का लेवल, उनका स्तर, जीवन स्तर, उनके बोध, उनके 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 सरोकार इस तरह के नहीं होंगे कि वो मध्य वर्ग के साथ बराबरी कर सकें, तब तक इस जटिलता का फायदा भारत का शासक वर्ग हमेशा उठाता रहेगा। और यही कारण है कि केरल, तमिलनाडु में जो चीजें नहीं वो बोलता है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार में बोलता है शासक वर्ग। मंदिर और मस्जिद के झगड़े केरल में ज्यादा नहीं हो पाते, तमिलनाडु में भी नहीं हो पाते, जहां सबसे अधिक मंदिर हैं, जहां सबसे अधिक लोग टीका करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर धार्मिकता सांप्रदायिकता से बिल्कुल अलग है। लेकिन उत्तर भारत में ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि लोगों को मालूम है कि यहाँ पर लोग जो हैं हाशिए पर हैं, आर्थिक रूप से उन बहुत बेहाल लोग हैं, और उनको आराम से भटकाया जा सकता है। उनको 2,000 रुपए महीने देकर, या 2 किलो चावल देकर, या दूसरे और सुविधाओं को देकर, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी डेमोक्रेसी 2 किलो चावल है, उनके लिए सबसे बड़ी मुक्ति जो है 2,000 रुपए है। और ऐसे भारतीय समाज को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक जो इस तरह के थिंक टैंक्स की रिपोर्ट आती है, उनको आप क्रांतिकारी मानेंगे, और क्रांतिकारी मानकर कंफ्यूजन आपके दिमागों में होगा कि अब तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़ी बात है। अच्छा सर, ठीक है, सरकारें सत्ता भले ही झटक दे, वो जाने, वो समझ जाए कि ऐसी रिपोर्ट आई है, चली जाएगी, लेकिन क्या ऐसी रिपोर्ट आने के बाद नागरिक अधिकारों के लिए जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनके संघर्ष को बल नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से बल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मध्य वर्ग ही नागरिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष करता है, और भारत की आजादी की लड़ाई भी मध्य वर्ग ने ही लड़ी थी। व्यापक रूप से लीडरशिप उन्हीं के हाथ में थी। भारत के जो उद्योगपति थे, भारत का जो मध्य वर्ग था, भारत के जो समृद्ध तबके थे, उन्हीं में से लीडरशिप आई थी। अगर आप पूरे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को देखिए तो उसी तरह की थी। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत की आजादी की लड़ाई में लोगों ने, आदिवासियों ने, दलितों ने या अन्य पिछड़े उत्पीड़ित तबकों ने नहीं लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, अपनी अपनी लड़ाइयां वो लड़ रहे थे अलग अलग ढंग से। लेकिन जो
एक एकीकृत राष्ट्र के लिए जो एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जो महात्मा गांधी की अगुवाई में, वो इसी तरह के तबकों ने लड़ी थी, तो उनको जरूर बल मिलेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो तबके, वो राजनीतिक शक्तियां, वो सामाजिक शक्तियां अपने को उत्पीड़ित समाजों से इंटीग्रेट करें, उनसे जोड़ें। अगर वो नहीं जोड़ती हैं तो वही हादसे होंगे जो कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हम देख चुके हैं। कई जगहों पर बहुत बेहतरीन प्रयोग होते हुए प्रयोग जो है डिरेल हो गए दुनिया में। तो इसलिए भारत में मध्य वर्ग के प्रगतिशील तबके को, एक समझदार तबके को उत्पीड़ित तबकों से अपने को इंटीग्रेट करना चाहिए, उनमें ही जाकर उनको एजुकेट करना चाहिए। और सारा जो कैंपेन है, ऐसा ना हो कि मध्य वर्ग स्वयं बोलता है, स्वयं सुनता है, स्वयं करता है, स्वयं खुश होता है। तो ये मध्य वर्ग जो है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा उसका एजेंडा इससे नहीं हासिल होने वाला है, जब तक कि वो समाज के उत्पीड़ित तबकों से अपने को इंटीग्रेट नहीं करता। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने चीज़ों को बिल्कुल ही बारीकी से समझा दिया कि मामला है कहाँ पे, रिपोर्टें आती हैं, जाती हैं, लेकिन सरकारों को ऐसी रिपोर्टों से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? उम्मीद है उर्मिलेश सर ने जो बातें कहीं, जो टिप्पणियाँ की, उससे साफ हो जा रहा है कि सरकारें ऐसी रिपोर्टों से चिंतित क्यों नहीं होती? ऐसी रिपोर्टें लगातार आ रही हैं, चली जा रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? अगर चाहते हैं आप कि फ़र्क पड़े तो जो तबका है, जो गरीब तबका है, जो निचला तबका, उस तक ये बातें पहुँचनी चाहिए। जो जिन लोगों के सहारे धर्म की, जाति की राजनीति की जाती रही है, उन तक ये बातें पहुँचे, तब शायद कोई बदलाव आ पाएगा। और इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद सरकारें भी झुकेंगी और सोचने पर मजबूर होंगी। सर, आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की, वक़्त दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। शुक्रिया।